दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी एक बड़ी मजेदार सी कहानी, स्कूटर की सवारी। चलिए शुरू करता हूं कहानी। शेखपुरा मोहल्ले में चौराहे पे रोजाना की तरह आज भी गोविंद चाय वाले की दुकान सज गई थी। चाय की चुस्कियां लेते हुए लोग एक ही अखबार को 3-3 बार पढ़ भी चुके थे और अमेरिका से लेकर रूस तक की विदेश नीतियों पर चर्चा भी कर चुके थे। दरअसल वो दौर ही कुछ ऐसा था, लोग फुर्सत में रहते थे। खैर, हमारी कहानी न तो चाय के बारे में है न अखबार के बारे में है। हमारी कहानी तो है चाय की दुकान के बगल से जाने वाली गली में तीसरे वाले पीले मकान के बारे में, जिसमें रहते थे हमारे अजीज मुन्ने भैया। मुन्ने भैया का नाम मुन्ने भैया क्यों पड़ा है, समझने के लिए आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। 3 बहन और 2 भाइयों में सबसे छोटे थे, इसलिए नाम रख दिया गया मुन्ने भैया। सब भाई बहनों की शादी तो काफी पहले हो गई थी, लेकिन 40 पार कर चुके मुन्ने भैया की शादी अखबारों में वर चाहिए वाले कॉलम में गोले बना बना कर 2 महीने पहले ही हुई थी। जी नहीं, मुन्ने भैया में कोई खराब आदत नहीं थी। लंबे चौड़े थे, ज़हीन थे, पक्की नौकरी थी, शीनकाफ भी दुरुस्त था। बस 2 कमियां थी। एक ये कि स्कूटर चलाना नहीं जानते थे और दूसरा उनकी सफाई पसंदी की आदत। पता नहीं ये आदत कब लगी, लेकिन दिन में ज्यादातर वक्त उनकी छोटी वाली उंगली नाक में सफाई अभियान करती रहती थी। टेढ़े मेढ़े मुंह बनाते हुए खुदा जाने कौन सा खजाना ढूंढा करते थे। खैर, उस शाम जब वो घर से निकले तो क्या कहने, एकदम चमक रहे थे। फूलों वाली शेरवानी, आंखों में काजल, सर से पैर तक ऐसे सजे धजे जैसे दूर से देखो तो लगे कोई मजार खुद चली आ रही हो। चौराहे पर पहुंचे तो चाय की दुकान पे पेपर पढ़ने वालों ने भी उनको सर से पैर तक देखा और चुटकी ली। अम्मा, कहाँ गिर गई है बिजली? मुन्ने भैया जरा स्टाइल में बोले, अरे बस ससुराल जा रहे हैं यास्मीन को लाने। आय हाय, क्या बात है, किसी ने कहा तो वो जरा शर्माए। जरा आगे बढ़े ही थे कि चाय की दुकान से जरा हट के बैठे पेशे से वकील गुप्ता जी ने शरारतन कहा, अरे तो मेरा स्कूटर ले जाओ, रिक्शे पे लाओगे क्या भाभी को? आसपास खड़े लोग खीसे निपोड़ने लगे। मुन्ने भैया ने गुप्ता को घूरने की हद तक देखा और आगे बढ़ गए। यही तो उनकी दुखती रग थी। बहरहाल कुछ देर बाद बस की खिड़की वाली सीट पर सर टिकाए मुन्ने भैया दूर तक फैले नज़ारे को देखते हुए चले जा रहे थे। करीब 3.5 घंटे के सफर के बाद मुन्ने भैया पांडव नगर के अपने ससुराल के काले गेट के सामने खड़े थे। 2 हफ्ते बाद यास्मीन का नूरानी चेहरा देखने की खुशी पेट में गुदगुदी पैदा कर रही थी, लेकिन तभी उनकी नजर घर की लॉन में खड़े एक चमचमाते नए स्कूटर पर पड़ी, जिसका हैंडल कुछ इस तरह घुमा था जैसे गर्दन घुमा के उन्हीं को देख रहा हो और भवें उचका के कह रहा हो, हेलो, क्या हाल है? दौर चाहे बदल गया हो, लेकिन एक बात आज तक नहीं बदली कि हिंदुस्तान में आज भी दामाद घर आता है तो लगता है सुदामा के घर कृष्ण आ गया हूं। मुन्ने भैया भी ससुराल में हाथों हाथ लिए जा रहे थे। उन दिनों फ्रिज तो हर घर में होती नहीं थी, इसलिए पड़ोस में रहने वाले अंसारी साहब के यहाँ से ठंडा पानी मंगाया गया था। अंसारी साहब यूं तो ससुराल के पड़ोस में रहते थे, लेकिन वो मुन्ने भैया के कोई दूर के रिश्तेदार भी थे। घर पे माहौल खुशनुमा हो गया था। यास्मीन के पापा, जो कि आर्मी के रिटायर्ड सूबेदार थे, बार बार कह रहे थे, अरे बेटा ये शरबत ले लो, और नमकीन तो खाया ही नहीं बेटा। मुन्ने भैया की सास बार बार उनके सर पे हाथ फेरती और मसहरी के पैताने पे बैठा 20-21 साल का उनका साला बबलू भी जीजा जी कर रहा था। पड़ोसी अंसारी साहब भी आ गए थे। आते क्यों नहीं, उनका तो डबल रिश्ता था। तमाम आवाजें घर में गूंज रही थीं। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ, लेकिन मुन्ने भैया की नजर तो सिर्फ सामने बैठी यास्मीन पे थी। क्या दिलकश मुस्कुराहट थी, वाह। अरे बेटा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो, सूबेदार साहब ने कहा। तो मुन्ने भैया चौंक के बोले, अब नहीं, बस बहुत खा लिया, अब तो बस पेट फटने वाला है। उन्होंने मजाहिया लहजे में ये बात इस उम्मीद से कही कि लोग हंसेंगे, लेकिन कोई नहीं हंसा। बल्कि सूबेदार साहब ने कहा, अरे तो आओ ना मेरे साथ, एक चक्कर लगा लेते हैं सड़क का,
हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। वो तो कुछ और देर यास्मीन को देखना चाहते थे, लेकिन तकल्लुफ में ना नहीं कह पाए बेचारे। मन ही मन ससुर जी को कोसते हुए उठ गए। बाहर लॉन में आए ही थे कि ससुर साहब ने कहा, ओ हाँ, ये देखो नया स्कूटर लिया है, कैसा है? मुन्ने भैया पहले ही खपे हुए थे, बोले हाँ ठीक ठाक है, ये वाला सुना है धुआं बहुत देता है, माइलेज भी खास नहीं है, मैंने काफ़ी चलाया था, मुझको पसंद नहीं आया। सूबेदार साहब ने नाउम्मीदी से कहा, अच्छा ओ। फिर नॉर्मल होते हुए बोले, चलो कोई बात नहीं, बबलू के लिए कुछ दिन चलाएगा, फिर निकाल देंगे, है कि नहीं? मुन्ने भैया ने शेखी बगाड़ते हुए कहा, अच्छा बबलू के लिए, हाँ खैर बच्चों के लिए तो ठीक ही है। इतना कह के दोनों घर के मेन गेट से बाहर निकले ही थे कि अचानक सूबेदार साहब ने कहा, बेटा तुम एक दो रोज के लिए तो हो ही, बबलू को तुम ही थोड़ा बहुत सिखा दो, हैं बेसिक्स तो समझाई दो। लो जी, हो गया काम। मुन्ने भैया ने बड़ी मायूस नजरों से स्कूटर को देखा। ऐसा लगा जैसे वो जोर से ठा के मार के हंस रहा हो और कह रहा हो, धुआं देता हूँ, बच्चों के लिए हूँ, अब चखाता हूँ मजा। ये खुशखबरी बबलू को मिल गई थी कि जीजा जी उसको रात में स्कूटर चलाना सिखाने वाले हैं। इधर मुन्ने भैया को लग रहा था कि आज उनकी बेइज्जती तय है। अरे आधी नौकरी गुजर गई, लेकिन दफ्तर से घर और घर से दफ्तर के फेरे तो हमेशा बस में लगाए, और आज अचानक स्कूटर, वो भी चलाना छोड़िए सिखाना है। जिया जी हम लोग स्कूटर चलाएंगे ना रात में। बबलू जितनी बार ये कहता, मुन्ने भैया के दिल में आता कि कान के नीचे दो लगा दे, लेकिन सारी खुदाई एक तरफ और बाकी तो आप जानते ही हैं, इसलिए बेचारे मुस्कुरा के कहते, हाँ बेटा क्यों नहीं। शाम होने लगी थी। यास्मीन और मुन्ने भैया बरामदे में बैठे इश्क फरमा रहे थे। मुन्ने बता रहे थे कि इस दौरान उन्होंने यास्मीन को कितना मिस किया। यास्मीन भी कह रही थी कि वो उनको कितना याद करती थी। मुन्ने जरा करीब आके बोले, यास्मीन मेरे लिए गाना गाओ ना। उसने इतरा के कहा, नहीं मुझे नहीं आता। अरे गाओ ना, वो वाला धीरे धीरे चल रात गगन में, गाओ ना। वो इठलाती, ये इतराते, वो रूठती, ये मनाते। बरामदे में इश्क के नाजुक पल चल रहे थे। मुन्ने भैया ने आखिरकार यास्मीन को मना ही लिया। उसने कहा, अच्छा आप आंखें बंद कीजिए, फिर गाऊंगी। उन्होंने आंखें बंद की, यास्मीन ने गला साफ किया और बरामदे में आवाज गूंजी, जिया जी स्कूटर चलाएंगे ना? यही सड़क पे चलाएंगे कि मेन रोड पे? मुन्ने भैया ने आंखें खोली तो सामने बबलू था। खून खौल गया था उस वक्त, लेकिन यास्मीन के सामने कहते भी क्या। नकली मुस्कुराहट देकर काम चलाया। यास्मीन वहां से उठकर चली गई। बबलू बोला, जिया जी कहाँ चलाएंगे स्कूटर? उन्होंने दाएं बाएं देखा और दांत पीसते हुए कहा, यहाँ पे। वो करीब आया तो बोले, तुझे और कोई काम नहीं है क्या? है लूमड़ हो गया है, तेरी उम्र के लड़के सब कार दौड़ाते फिरते हैं, तू क्यों अनाड़ी बना घूम रहा है? लेकिन आप ही ने तो कहा था कि, उसने मासूमियत से कहा तो ये बोले, अबे कह दिया था तो क्या, जवान पकड़ लोगे? अरे भाई क्या बातें हो रही हैं जीजा साले में। तभी बरामदे में सूबेदार साहब की आवाज गूंजी तो मुन्ने भैया ने बबलू के सर पे हाथ फेरना शुरू कर दिया। बोले, अरे कुछ नहीं, बस यूं ही जरा हालचाल ले रहे थे। बबलू भी चालाक था, समझ गया कि मौका अच्छा है। बोला, जीजा जी कह रहे थे कि रात में यही अंसारी अंकल के घर के पास चलाएंगे स्कूटर। कुल मिला के मामला ये था कि मुन्ने भैया अब फंस चुके थे। समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें, किससे मदद लें, कहां जाएं। तभी उनके जहन में एक नाम सूझा, अंसारी साहब। अरे हाँ, अरे वो किस दिन काम आएंगे। अंसारी साहब एक तो ससुराल के पड़ोसी, ऊपर से मुन्ना भैया के दूर के रिश्तेदार। डबल रिश्ता था, मदद तो करनी थी। मुन्ने भैया ने रात के खाने से पहले ही अंसारी साहब से मदद लेने की सोची। सीधे उनके घर पहुंच गए। अंसारी साहब घर के बाहर ही मिल लिए। घर के दरवाजे पे खड़ी अपनी लाल रंग की कार धुलवा रहे थे। एक नौकर कपड़ा लिए शीशे से लेके बोनेट तक झाड़ रहा था और वो उसको बोल रहे थे, हाँ यहाँ भी हाथ मारो भाई, अरे जरा हल्के पेंट ना उखड़ जाए भाई, हाँ वाइपर पे भी, हाँ 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 ऐसे ऐसे। हाँ मुन्ने भैया को देखा तो चौंक गए।
अरे मुन्ने, तुम यहाँ? हाँ, आओ आओ, अंदर आओ। अंदर ले जाने के बाद अंसारी साहब ने उनकी बड़ी खातिर तवाज़ो की। कुछ देर के बाद मुन्ने बोले, अंसारी साहब, आप तो हमारे अपने हैं, आपसे क्या छुपाना। दरअसल आपके पास एक मदद लेने आए हैं। अरे वो क्या हुआ भाई, हम बताओ, अंसारी साहब ने पूछा। तो मुन्ने भैया एक सांस में सब कह गए। पूरी बात जानने के बाद अपनी ठोड़ी खुजलाते हुए बोले, तो ये मामला है। यार देखो, अव्वल तो तुमको झूठ बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन अब झूठ पकड़ा गया तो इम्प्रेशन खराब होगा। है ससुराल का मामला है तुम्हारा। कुछ तो सोचना पड़ेगा। चाय की चुस्कियां लेते हुए अंसारी साहब काफ़ी देर तक सोचते रहे। फिर चाय का कप मेज़ पे रखते हुए बोले, देवगुरु, एक चीज़ हो सकती है। क्या? मुन्ने की आंखों में चमक आ गई। देखो बरखुरदार, तुमने अभी मुझको बाहर गाड़ी साफ करवाते देखा था ना? उन्होंने पूछा तो मुन्ने ने हाँ में सर हिला दिया। बोले, लेकिन मुझको गाड़ी धोना आता नहीं है, कुछ समझे? मुन्ने बोले, जी हम जब तक यहाँ हैं आपकी गाड़ी धो जाया करेंगे, आप बस हल बताइए। अंसारी साहब ने अपने माथे पे हाथ लगाते हुए कहा, अरे यार, मैं जो कह रहा हूँ उसका मतलब समझो। मैं कह रहा हूँ कि गाड़ी चलाना और बात है और गाड़ी चलाना सिखाना और बात है। सिखाने के लिए खुद चलाना आना ज़रूरी थोड़ी है। तुमको थोड़ी चलानी है। तुम बस उस बबलू के बच्चे को बिठा देना और कहते रहना, हाँ भाई सामने देखो, गियर में डालो, हैंडल सीधा करो, बैलेंस बनाओ। बस चलाना होगा तो चलाएगा, वरना भाड़ में जाए। एक दो बार जमीन में लौट जाएगा तो खुद ही मना कर देगा। बस अपना काम हो गया। वाह, क्या तरकीब थी। आहा, मुन्ने भैया को उस वक्त अंसारी साहब में फरिश्ता नजर आ रहा था। एक पल में सारी टेंशन दूर हो गई थी। अब तो उनको खुद रात का इंतजार था। मुन्ने भैया घर लौटे तो मिजाज ही बदला हुआ था, जैसे अपने आप से कह रहे हो, बेकार ही घबरा रहा था। दरवाजा खोलते ही यास्मीन ने पूछा, अरे कहाँ चले गए थे आप, बता के तो जाते। अरे कहीं नहीं भाई, बस सोचा जरा देखाऊं कि कौन सी सड़क ठीक रहेगी बबलू को स्कूटर सिखाने के लिए। अरे बच्चा है अपना, सेफ्टी भी देखनी पड़ती है ना, उन्होंने कहा। तो यास्मीन और उसके पीछे खड़े उसके अब्बू के दिल में मुन्ने भैया के लिए इज्जत कई गुना बढ़ गई। खैर, खाने वाने से निपटने के बाद जब सब लोग सो गए और बबलू मुन्ने भैया के पास आके बोला, जय चले, तो वो बुदबुदाए, बिना मुंह तोड़वाए मानेगा नहीं है। हाँ हाँ चलो चलो चलो। चप्पलें पहनी और घर के बाहर आ गए। मुन्ने भैया ने बबलू से कहा कि स्कूटर पैदल लेके अंसारी साहब वाली सड़क तक ले आए। कुछ देर बाद जब बबलू स्कूटर घसीटते हुए वहां पहुंचा तो मुन्ने भैया वहीं खड़े थे। वो मंजर बहुत खास था। मानव इतिहास में शायद दूसरी बार हो रहा था, अंसारी साहब के बाद दूसरी बार हो रहा था कि एक शख्स जो खुद एक काम नहीं जानता दूसरे को वही काम सिखा रहा था। मुन्ने भैया पास आए और किसी एक्सपर्ट की तरह बोले, देखो ये ब्रेक है, इससे स्कूटर रुक जाता है, ठीक है। और ये बबलू उनकी बात काटते हुए बोला, ब्रेक? पापा तो कह रहे थे कि ये क्लच है। मुन्ने झल्लाते हुए बोले, अबे तो पापा से सीख लेते ना। वो चुप हो गया। मुन्ने भैया की नज़र अंसारी साहब के मकान की खिड़की पर पड़ी तो देखा कि अंसारी साहब खिड़की पर खड़े मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हो, देखा मेरा कमाल। मुन्ने भैया बबलू से बोले, अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, हैं? स्टार्ट करो, और ये जो देख रहे हो ना, ये। बबलू ने कहा, एक्सीलेटर? हाँ हाँ भाई, इसको घुमाना, बस चलने लगेगा, सिंपल तो है। बबलू ने स्कूटर स्टार्ट किया। अंसारी साहब अपनी खिड़की से गर्दन लंबी करके बाहर झांकते हुए अपने तेज दिमाग पे फख्र कर रहे थे। मुन्ने भैया स्कूटर के साथ साथ तेज कदमों से चल रहे थे। सुनसान सड़क पे उनकी आवाज़ गूंज रही थी, हाँ 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 हाँ, अरे सामने देखो, अरे कोई मुश्किल थोड़ी है भाई, हाँ 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 हाँ, अरे बस बैलेंस बनाओ, बैलेंस। अरे यार, अरे गियर बढ़ाओ भाई, हाँ हाँ हाँ, अरे अरे ब्रेक, क्लच, अरे जो भी है दबाओ ना भाई, अरे देखो संभल के, अरे 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 अरे। अंसारी साहब खिड़की से बालकनी पे आ गए और स्कूटर देखने के लिए बालकनी की रेलिंग से लगभग लटक गए। इधर बबलू स्कूटर से जूझ रहा था और मुन्ने उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। लेकिन तभी न जाने कैसे बबलू ने स्पीड अचानक बढ़ा दी। अरे अरे, अरे देखो संभल के भाई की आवाज हुई और स्कूटर सीधे जाकर गेट के सामने खड़ी अंसारी साहब की कार में धड़ाम की आवाज के साथ टकरा गई। अंसारी साहब के चेहरे की मुस्कुराहट
घबराहट में बदल गई। अरे कमबख्तों, कह के वो भी नीचे भागे। हालांकि बबलू के सिर्फ घुटने छिले थे, लेकिन पूरे घर में शोर मचा हुआ था। कोई बबलू के दवा लगा रहा था, कोई डॉक्टर के यहाँ चलने को कह रहा था, कोई कह रहा था अरे देखो हड्डी तो नहीं टूटी, और कोई स्कूटर को कोस रहा था। इधर मुन्ने भैया अंसारी साहब से मिन्नतें कर रहे थे कि मैं कार की मरम्मत करा दूंगा, बस आप घर पे कुछ मत बताइएगा। खैर अंसारी साहब शरीफ आदमी थे, उन्होंने भी दूर की रिश्तेदारी का लिहाज कर लिया। मुन्ने भैया घर पहुंचे तो यास्मीन बहुत नाराज थी। अरे कैसे सिखा रहे थे आप, चोट लगा दी। मुन्ने बोले अरे मैं कह रहा था उससे धीरे चलाओ भाई, धीरे चलाओ, ये सुने तब ना। फिर जानबूझ के बबलू से बोले अरे कोई बात नहीं, अब कल संभाल के चलाना तुम। बबलू की अम्मी बोली अरे भाड़ में गया स्कूटर, नहीं चलाना स्कूटर पे स्कूटर। मुन्ने भैया को राहत महसूस हुई, लेकिन वो फिर बोली यास्मीन लेकिन ये स्कूटर यहाँ रहा तो ये बबलू मानेगा थोड़ी। बेटा मुन्ने ऐसा करो, कल इसको तुम लोग अपने साथ ही ले जाओ शेखपुरा, कुछ दिन वहीं रखो वरना ये हाथ पैर तोड़वा लेगा। इसे कहते हैं आसमान से गिरे खजूर में अटके, सारी धन फन सब तिकड़ में फेल। बल्कि अब तो सच बता भी नहीं सकते थे। बबलू की चोट के बाद अब सच बोलते तो सूबेदार साहब मारते कम घसीटते ज्यादा। अंसारी साहब से तो अब मदद की उम्मीद भी बेकार थी। लेकिन मुन्ने भैया भी किसी से कम दिमागदार थोड़े थे। थोड़ी सी दिमागी कसरत के बाद एक नई तरकीब सोची, क्यों ना ऐन वक्त पे आंगन में जानबूझ के फिसल के गिर जाया जाए, हैं? फिर तो पैर में मोच का बहाना बना के बस से जाया ही जा सकता है। देखा दिमाग है? आप अब तक मुन्ने भैया को क्या समझ रहे थे, हैं? अनाड़ी। तो पांडव नगर से शेखपुरा को वापसी वाली सुबह आ भी गई। मुन्ने भैया की आंख खुली तो देखा कि यास्मीन चलने की तैयारियां कर चुकी थी। सूबेदार साहब ने स्कूटर को धो के चमका भी दिया था। प्लान के मुताबिक वो उठे, तैयार हुए, नाश्ता किया और फिर मिलना मिलनी के बाद बैग वैग उठाया और गिरने के लिए आंगन में मुनासिब जगह ढूंढने लगे। अच्छा भाई चलते हैं, खुदा हाफिज। अरे यास्मीन कहाँ रह गई? ये कह के वो गिरने ही वाले थे कि यास्मीन कमरे से निकलकर आंगन में आई तो उसको देख के हैरान रह गए। यास्मीन ने हेलमेट पहना हुआ था। स्कूटर की चाबी घुमाते हुए बोली ऐतराज ना हो तो मैं चला लूं। उस वक्त मुन्ने भैया के दिल में यास्मीन के लिए प्यार कई गुना बढ़ गया था। लंबी सांस लेके बोले अरे बिल्कुल बिल्कुल, चलाओ चलाओ भाई। बस फिर क्या था, पांडव नगर की उस सड़क पर एक स्कूटर चली जा रही थी। पिछली सीट पर बैठे मुन्ने भैया हाथ को हवा में तब तक हिलाते रहे जब तक दरवाजे पर खड़े सूबेदार साहब आंख से ओझल नहीं हो गए। कहानी खत्म, पैसा हजम। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ।